हाँ साहब, ये बात है बच्चों। आ, उस वाले बैच में तो म्यूचुअल शुरू हो चुका था और इस बैच में भी म्यूचुअल शुरू होना बस यहीं से स्टार्ट होगा। एक पेज का डिफरेंस चल रहा है लगभग। जल्दी आ जाओ बच्चों। अभी 3:35 से ही, क्योंकि वो कनेक्शन ऑनलाइन कॉन्सेप्ट चलेगा। बच्चे भी ऑनलाइन, बच्चे मार्केट में नहीं आए अभी। नहीं, वो एंट्री करने के लिए आना पड़ता है। आप लोग तो आराम से देखो बच्चों, सुनो मेरी बात, कि जैसे मान लो मैं 3:35 पे, मेरे को क्या है यहाँ पे आके एंट्री करके कई बार अटक जाता है मामला। ऑनलाइन में कभी कभी कनेक्शन नहीं होता, तो इसलिए आप लोग तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं आप 3:35 पे ही अपना ब्रेक पूरा ले लें, कोई दिक्कत नहीं। 3:35 तक क्लास में एंट्री हो जाएगा। यूं नहीं कि भाई ठीक है मैं आ गया तो अब तो आना पड़ेगा या मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि मार्केट में यहाँ पे जुड़ेंगे बच्चे 3:35 पे, ठीक है ना। अभी बच्चे जुड़े भी नहीं है यहाँ पे, अभी 1 मिनट बाकी है, तो तब तक आप आराम से कौन सा क्लियर कर सकते हैं बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। 3:35 पे क्लास शुरू होगी हमेशा। ठीक है। सबसे पहले एक मिनट बताएं, दोनों बेचेस में जो होमवर्क दिया था पहले, आप कौन से बेच के उधर वाले के, आपको क्या होमवर्क दिया था? बीबी नंबर 3 2 सेट, और शायद आप लोगों को भी दिया था बीबी नंबर 4 और 5। किसको? इस वाले बेच को। और आप लोगों को बीबी नंबर 3 और 4 5, 4 5 भी दिया था। 3 तो शायद आप लोगों का डिस्कस हो चुका है और 3 आप लोगों का डिस्कस नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसे शुरू करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। बीबी नंबर 3 में 2 से 8 क्वेश्चन दिए थे बच्चों, तो उस बेच वाले में अभी डिस्कस नहीं हुए हैं। तो 2 से 8 क्वेश्चन जो उस बेच के जो बच्चे हैं, वो कौन सा बेच है? B2। हाँ, तो ऐसे बोलूंगा, B2 वाले बच्चे जो 2 से 8 क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जल्दी से पूछ लें। क्वेश्चन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर बोलो। 5 2 से 40। आंसर में एक भी नेगेटिव है बस, तो फिर पॉजिटिव आंसर लेना है। 6 देन बेटा 0.4 टेस्ला पर सेकेंड रेजिस्टेंस ऑफ द इंड्यूस करंट। हाँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है ये बताओ बच्चों। इसमें प्रॉब्लम स्क्वायर कॉइल दी हुई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दिया हुआ है, मैग्नीफील्ड दिया हुआ है, सॉरी। तो एस डीबी बाय dt तो हो गया ईएमएफ अपॉन आर। ये एरिया दिया है, डी बाई डी डी कैश में सीधा दिया हुआ है और रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। 7 में आप एक चीज नोट करें बच्चों, अगर किसी चीज का फ्री फॉल होता है तो फ्री फॉल होने पर वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है? वो करता है 5 मीटर। और आपको क्लास में क्वेश्चन कराया था बच्चों, उसमें मैंने आपको बताया था ए लेस देन क्या होता है? जी होने से एक्सेलेरेशन कम होता है और इस वजह से वैल्यू 5 से कम। ठीक है, अब बीबी नंबर 4 पे आ जाओ बच्चों। 9 दिया ही नहीं मैंने, 9 दिया ही नहीं। बिग नंबर 4 पर आ जाओ बच्चों। एक मिनट, एक ऐसे नहीं, बिग नंबर 4 पे 1 2 3 4 5 6 में क्या है देखो बच्चों, ऐसा समझें, इसकी कोर को समझना होगा। और इसमें मेरे को करेक्शन भी लगता है क्वेश्चन में। आप लोगों का आंसर क्या है? आया ही नहीं, आंसर ही नहीं है। करेक्शन तो तब होगा जब आंसर आएगा।
देखो दो बच्चों, ये रेक्टेंगुलर कोर है ना, क्योंकि जब रेक्टेंगुलर कोर, अब कभी बोले स्क्वायर कोर, तो स्क्वायर कोर जब हो यानी स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की कोर बोलते हैं वो, क्योंकि कोर कभी भी रेक्टेंगल नहीं हो सकती। बस समझ रहे हो बच्चों, कुछ बच्चे सोचते हैं सर रेक्टेंगल बनाओ आप, तो सिर्फ तो रेक्टेंगल कोई एरिया नहीं, वॉल्यूम नहीं ले सकता इस पे कोर लपेट जो कोर बन जाए, और वो बस ये क्रॉस सेक्शन की बात करता है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। लेंथ बी एच ये इसकी डायमेंशंस हैं, एल बी एच इसकी डायमेंशंस हैं। अब ये कह रहा है कि एक सोलेनॉइड में इसकी डायमेंशंस को 3 टाइम्स कर दिया गया। सोलेनॉइड का एक फॉर्मूला आपको बताया था इफ यू रिमेंबर, है ना, और ये एसएल होता है बच्चों वॉल्यूम, और इस बेसिस पे अगर देखें तो वॉल्यूम क्या हो गया, एलबीएच। अब ये कह रहा है कि इसकी लीनियर डायमेंशंस यानी एलबीएच को क्या कर दिया है, कितने टाइम्स कर दिया है, 3 टाइम्स। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो गया 27 टाइम्स आंसर। कुछ गड़बड़ है बच्चों? अब सुनेंगे सब बच्चे ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है। देखो इसमें बोला है इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर 3, इंक्रीज बाय, तो बताओ बच्चों नई लेंथ कितनी होगी, जल्दी बताओ, 3L। इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, तो फिर आएगा 4L। समझ में आया दोनों में डिफरेंस? वापस समझाता हूं, ध्यान से सुना। इंक्रीज बाय अ फैक्टर 3, तो जब ऐसे होता है इसका मतलब, इसका होता है बाय फैक्टर, जब वर्ड आता है तो वो चीज हो जाती है उतने ही टाइम्स, इंक्रीज भी हो जाती है और एक फैक्टर आ जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड इंक्रीज बाय अ फैक्टर 3। अब रेजिस्टेंस में से पढ़ाया था इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, यानी कि 3 टाइम्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इस क्वेश्चन में फैक्टर वर्ड लगाया हुआ है, उस हिसाब से ये आना चाहिए 3 इंटू 3 इंटू 27, और आंसर आना चाहिए 27, क्योंकि इंक्रीज बाय पूछा भी क्या उसने, अ फैक्टर। कोई चीज अगर 27 टाइम्स होती है तो उसका फैक्टर कितना ही होगा, 27। ये मैंने बोल रखा है करेक्शन के लिए, लेकिन वो क्या होता है कई बार सिचुएशन ऐसी बनती है कि नहीं बनता, लेकिन ये ध्यान रखना है। आपसे बोलेगा क्वेश्चन में एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है, डिक्रीज बाय फैक्टर 2, बोलो क्या हुआ इसका मतलब, डिवाइडेड बाय 2। ये मीनिंग है, मैं समझाना चाह रहा हूं। ये एग्जाम में एग्जैक्टली क्वेश्चन इस चीज का, किसी मुझे जगह याद नहीं आ रही है, लेकिन यही लैंग्वेज थी, इंक्रीज बाय अ फैक्टर 2, और टू इंक्रीज डिक्रीज बाय फैक्टर 2 और इंक्रीज बाय फैक्टर 2, ऐसे करके कुछ था। तो वो प्लीज ध्यान रखें, इंक्रीज्ड बाय इतने टाइम्स, तो वो डिफरेंस अलग। 7 बीवी पूछना बेटा, कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस फ्लक्स 5 किसने पूछा, 5 L भी दिया और आई भी दिया, फाइल ही मल्टीप्लाई करना था बस। बीबी नंबर 5 पर आ जाए बच्चों। 5 अच्छा आप लोगों के बीच में B1 में नहीं दिया होगा, B1 में दिया था, लेकिन आज B2 में भी आज डिस्कशन के लिए मना किया था। ठीक है, तो अब अभी अपन डिस्कशन इतना करते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन सेल्फ इंडक्टेंस वाला था? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और कुछ दिया था डिस्कशन के आपके दोनों बैचेस में जो आज डिस्कस करना था? कोई बात नहीं, आप मिलकर जो बचा है वो एक साथ कल डिस्कस करेंगे। कल क्लास से ध्यान रखना बच्चों, याद है ना बच्चों आप लोग की? कल क्लास से भूल मत जाना, क्योंकि आप लोग संडे दिमाग में चल रहा हो और आप भूल ही जाओ, कुछ बच्चे भूल जाते हैं कि क्लास है, तो ध्यान रखें बच्चों। अगर वैसे टेंशन वाली कोई बात नहीं है, देखो है ना, वो तो संडे है, कोई रखो या मत रखो हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, हम तो नहीं आते, ठीक है। तो अब अपना हाँ, अब बच्चों सामने देखें, B2 वाले अब बच्चे थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहेंगे, क्योंकि वो टॉपिक आपका स्टार्ट हो चुका था और वो टाइम थोड़ा एडजस्ट नहीं हुआ एक क्लास मिस करने के बाद भी, तो इस वजह से अब जो B1 वाले बच्चे हैं वो नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखें बच्चों, म्यूचुअल इंडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखें
म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। और मेरा सजेशन है कि B1 वाले B2 वाले बच्चे बातचीत करने से अच्छा है उस चीज को, यहाँ जो वापस आ रही चीज उसको वापस समझें और इंटरेक्ट करें, बोलें, सबको जैसा अपने इंटरेक्शन क्लास में होता है वैसा करें, ठीक है ना। हमारा कॉन्सेप्ट सबसे पहले ये है बच्चों कि देख किधर से रहे, इसमें बोलो देख किधर से रहे, दरवाजा या पंखा, पंखा है कॉन्सेप्ट है, इधर ऑब्जर्वर है, यहाँ करंट फ्लो करा 2 एम्पियर, क्या यहाँ कुछ होगा नहीं, लेकिन ये 2 एम्पियर बढ़ेगा तो इसमें आएगा, हाँ एरो पलट दो, इंक्रीज। तो उल्टा कॉन्सेप्ट से हमारा कॉन्सेप्ट याद है बच्चों। बेचेस मर्ज करने के चक्कर में एक चाय कम हो गई, वो भी फ्री की। हाँ साहब, 2 एम्पियर क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज तो उल्टा। अब जरा देखते हैं हुआ क्या है, जो हम पहले बात कर चुके हैं। बताओ बच्चों, इसमें करंट फ्लो कर रहा है फर्स्ट में जो करंट फ्लो कर रहा है, इसका मैग्नीफील्ड किससे जा रहा है, सेकंड से। इस सेकंड के पास क्या है बच्चों, एक एरिया, और इससे ये क्या पास हो रहा है, B1 मतलब मैग्नीफील्ड तो है किसका, फर्स्ट का। तो बताओ B1 इंटू S2 क्या फ्लक्स हुआ है नहीं हुआ, ये किससे फ्लक्स है, फर्स्ट से या सेकंड से, क्योंकि एरिया किसका है, किसी सरफेस से जाने वाले फ्लक्स को क्या कहते हैं, फील्ड लाइंस को क्या कहते हैं, फ्लक्स, और वो फ्लक्स हो गया phi2। और अगर टर्न्स n है सेकंड में तो कितना हो जाएगा, N2B1S2, ठीक है, समझना ध्यान से। अब अगर मान लो इस करंट को इंक्रीज करता हूं I1 को, इस I1 की वजह से ये जो मैग्नीफील्ड प्रोड्यूस हो रहा है B1 भी क्या होगा, इंक्रीज। और आप देख सकते हैं सब बच्चे कि I1 बढ़ेगा, B1 बढ़ेगा, तो ये वाली कॉइल इसमें चेंज का क्या करेगी, अपोज। और उस वजह से फिर यहां पर क्या आएगा, इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ। तो म्यूचुअल ही है, क्या है बच्चों, ये म्यूचुअल। अब बस इतना सा डिफरेंस आएगा कि जो वहां खुद खुद बोला था बच्चों, अब वो यहां पर क्या हो जाएगा, एक और दूसरे का, एक का दूसरे का, एक का दूसरे का, ऐसा कॉन्सेप्ट चलाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लिखो इसमें म्यूचुअल इंडक्शन, हेडिंग लिख लिया बच्चों टॉपिक का नाम। अब लिखें, फर्स्ट लिखें म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसमें पहला टॉपिक, इसमें पहला पॉइंट, म्यूचुअल इंडक्टेंस M, कैपिटल M, म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल M। पहले L पढ़ा था, अब M आ रहा है, लिखो इसमें। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स, देखो अच्छा, it is the property of two coils due to which, it is the property of two coils due to which one coil opposes changes in strength of current in other coil. One coil opposes changes in strength of current in other coil. आपको याद दिला दो बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस में मैंने बोला था इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल, और अभी यहां क्या बोला है, प्रॉपर्टी ऑफ, यदि बोलो प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स, तो लिखो बच्चों इसमें टू कॉइल्स पे अंडरलाइन करो, चलो टू कॉइल्स पे अंडरलाइन करो सब बच्चे, टू कॉइल्स पर अंडरलाइन, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट, as flux through the secondary coil, as flux through the secondary coil is directly proportional to, flux through the secondary coil is directly proportional to the current in primary coil,
is directly proportional to the current in primary coil, then देखो बच्चों, phi 2 proportional to, देखो अभी क्या बोला था, I1 जब बढ़ेगा तो उसका B1 क्या होगा, बढ़ेगा, सेकंड चैनल फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो बताओ जब इसको हटाएंगे, पहले याद करो बस इतना सा डिफरेंस आया, phi proportional to I भी खुद का, phi भी खुद का, और इससे फिर फॉर्मूला आया था phi ली, अरे याद है बच्चों, है ना। लेकिन बस L की जगह क्या हो जाएगा, L की जगह M, I की जगह I1 और phi की जगह, तो यहां पर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, phi 2 is equal to Mi1, मिशन इम्पॉसिबल 1। और फिर नोट करेंगे बच्चों, अब आप नोट से चले जाएंगे, phi 2 upon I1, M is equal to N2 B1 S2 cos theta upon I1। Third point, induced voltage in secondary coil, induced voltage in secondary coil यानी E2 minus d phi 2 by dt, E2 is equal to minus di1 by dt, क्योंकि phi 2 की वैल्यू mi1, यूनिट्स की अगर बात करें बच्चों, तो क्या आप देख सकते हैं ये भी वेबर पर क्या है, एम्पियर, ये एल भी क्या था बच्चों, वेबर पर एम्पियर, क्योंकि बस 1 और 2 लगने से यूनिट तो चेंज होने से रही, तो यहां पर हम लिखेंगे यूनिट सेम एज एल, एल की जो भी यूनिट्स थी वही रहेंगी। फिफ्थ, म्यूचुअल इंडक्टेंस of two coils, बच्चों, और सारे पॉइंट्स क्योंकि बिल्कुल सेल्फ इंडक्टेंस जैसे ही है, ऐसा कोई स्पेशल में है नहीं, आप समझ सकते हैं। सिर्फ जहां पर कुछ नहीं था वहां 1 2 1 2 1 2 कॉन्सेप्ट लग गया है, बस का करंट, ये एक जनरल टर्मिनोलॉजी है, इसको ऐसे ही बोलते हैं ना, जिसमें चेंज करते हैं उसको मान लेते हैं फर्स्ट, और जिसमें ऑब्जर्व करते हैं उसको मान लेते हैं सेकंड, ऐसा होता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं, चेंजेस किसी में भी हो सकते हैं, लेकिन एक जनरल कन्वेंशन ये होता है। बेटा क्लोज है इसको, कट को, ठीक है। अब देखो बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल पढ़ा था, क्योंकि वो प्रॉपर्टी किसकी होती है, एक कॉइल की, ये प्रॉपर्टी किसकी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स, तो इनका क्या होगा, कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस, और म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल, सेल्फ इंडक्टेंस का एक फॉर्मूला आपको बताया था बच्चों, NBS अपॉन I, लेकिन यहां पर चेंज आ गया है फॉर्मूले में, N2 B1 S2 के साथ क्या आ गया है, cos थीटा। रीजन समझना बच्चों कि क्यों पिछली बार cos थीटा नहीं था और इस बार cos थीटा है। अगर आप अकेली कॉइल की बात करेंगे, उसमें करंट फ्लो कराएंगे, तो उसमें ही बी और उसमें ही एस की डायरेक्शन क्या रहेगी, खुद का बी खुद के एस से कितना एंगल बनाएगा, 0। चाहे अगर आप कॉइल को ऐसे भी कर देंगे बच्चों, तो ये ऐसे ही रहने वाला है, इसलिए खुद का बी खुद के एस से एंगल 0 बनाएगा, तो वहां आया था फॉर्मूला NBS अपॉन I। लेकिन यहां तो पहला और दूसरे का कॉन्सेप्ट है। अगर आप देखें ध्यान से, मैं दो डायग्राम आपके सामने बनाता हूं, ये फर्स्ट कॉइल है, इसका इसमें करंट फ्लो कराया, तो इसका मैग्नीफील्ड ये क्या तैयार हो गया बच्चों, B1। अब अगर आपने सेकेंडरी कॉइल को या सेकेंड कॉइल को ऐसे रखा, तो इसका एरिया इधर आएगा S2, लेकिन अगर आपने सेकेंडरी कॉइल को ऐसे रख दिया, तो इसका एरिया आएगा इधर S2। अब बताओ इस जगह थीटा की वैल्यू कितनी, B1 और S2 में एंगल, B1 और S2 में एंगल क्या 0 है, क्या ये हमेशा 0 रहेगा, क्या कोई जरूरी, इसलिए बच्चों यहां पर क्या एंगल है, तो हमें वो एंगल कंसीडर करना होगा।
कुल मिला के फर्स्ट कॉइल को फिक्स करके क्या मैं सेकंड कॉइल को घुमा सकता हूं? नहीं घुमा सकता, और इस वजह से थीटा क्या होगा? चेंज। इसलिए फॉर्मूले में इस बार आएगा। अब कुछ नहीं कहा जाए, बोलो बच्चों, ऐसे बोला जाए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स और कुछ भी नहीं बोला जा रहा है, तो इसका अपने आप समझ जाओ थीटा की वैल्यू कितनी नहीं, 0। तो जैसे भी मैंने लिखवाया हेडिंग, तो क्या लिखवाया? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स। तो इसमें बताओ, समझ जाओ थीटा कितना लेना है बच्चों? 0। तो m इज इक्वल टू एंड, एक मिनट, ये कॉइल, इसकी रेडियस मान लो R2, इसकी रेडियस R1, इसमें करंट I1। सुने बच्चों ध्यान से, N2 B1 S2 अपॉन I1 काम में लेंगे थीटा 0 मानते हुए। इसमें एक फिक्स रूल है, ध्यान रखना बच्चों, उसका भी रीजन होता है, लेकिन वो डेरिवेशन आपके पर्पस का नहीं है या लेवल का भी नहीं, मान के चलो, सिर्फ इतना मान लेते हैं ये फिक्स रूल है। बिगर वाली जो कॉइल है, कौन सी कॉइल? बिगर जो कॉइल, उसको क्या मानेंगे? 1। 1 का मतलब यहां कहना चाह रहे हैं जिसमें करंट क्या करेंगे? चेंज। और 2 मतलब इसमें करंट का वो जो चेंज है या जो इंड्यूसिंग है उसको ऑब्जर्व करेंगे, यानी एक तो इंड्यूसिंग और एक क्या होगा? इंड्यूस। तो किसको इंड्यूसिंग मानेंगे? बोलो किसको इंड्यूसिंग मानेंगे, बिगर को या स्मॉलर को? फर्स्ट और सेकंड नहीं, क्या बोलो, क्या बोल रहा हूं? इंड्यूसिंग कौन होगा? बिगर, वो फर्स्ट है, उसमें हम करंट क्या करेंगे? I1। और फिर स्मॉलर को क्या मानेंगे बच्चों? इंड्यूस मानेंगे, और उसको क्या मानेंगे? सेकंड। तो इस हिसाब से अगर मैं लूं तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो अब आप बताएं बच्चों, m की वैल्यू क्या निकल के आएगी? N2 B1 S2 अपॉन I1। और N2 है ही सही, B1 इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड, बोलो क्या फॉर्मूला होता है? आप सब जानते हैं, म्यू नॉट Ni अपॉन 2R, म्यू नॉट Ni अपॉन 2R। लेकिन ये सब किसके हैं? फर्स्ट के। तो N1 I1 R1, S2 एरिया पाई R2 स्क्वायर, ये, और फिर उसके बाद I1। नोटो बच्चों, ये आ गया एक्सप्रेशन, म्यू नॉट N1 N2 R2 स्क्वायर अपॉन 2R1। M proportional to R2 स्क्वायर अपॉन R1। ये प्रोपोर्शनलिटी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करते हैं बच्चों, नोट करें। हाँ बेटा, पता है मंडे को डेट शीट आएगी, 18 तारीख आया ना, अनाउंस हुआ है ना बच्चों, 18 तारीख को डेट शीट आएगी एग्जाम्स की। प्रोबेबली एग्जाम आपके स्टार्ट डेट बता रहे हैं 24th, 15 से शुरू होंगे ऐसा बोल रहे हैं, और 15 जुलाई 15 दिसंबर तक चलेंगे ऐसा बोल रहे हैं। जिसमें स्किल्ड जो एग्जाम्स होते हैं ना बच्चों, वो पहले होते हैं, वो 15 से बोल रहे हैं, टेंटेटिव ऐसा बोल रहे हैं। और 24 से मेन एग्जाम्स जो हैं आपके, उनके एग्जाम, और उससे पहले हाँ प्रैक्टिकल्स। ठीक है साहब, कौन सा क्लियर बच्चों? अब देखें, लेकिन ये अभी ऐसे एक कॉन्सेप्ट चला रहे हैं, अब एग्जैक्ट तो परसों पता लगेगा। अब देखो, m प्रोपोर्शनल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 से क्या सीखने को मिल रहा है, और एग्जाम में इसके क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। समझ से बच्चे, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस क्या हैं? कि जो रिजल्ट मिला है, ये रिजल्ट इसी पैटर्न का रहता है हमेशा, ये चीज बड़ी फिक्स है, ध्यान रखना। इसका मतलब ये नहीं कि R2 और 1 ऐसा खेल रहे हैं, ये नहीं। R2 किसकी रेडियस है ये चेक करो, R2 किसकी रेडियस बच्चों? छोटे वाले की या बड़े वाले की? छोटे वाले की। और R1, तो इसलिए बच्चों अगर मान लो इसमें कभी किसी क्वेश्चन में इसको R1 बना दें और इसको R2 बना दें, तो क्या लिखोगे फिर? तो क्या फिर भी R2 बना लिखोगे? नहीं नहीं, क्योंकि छोटे वाले का क्या आएगा पहले,
इसलिए फिर मैं इसको ऐसे याद कराने की जगह बच्चों से बोलता हूं कि आप इसको ऐसे नहीं, ऐसे याद करें, छोटू का स्क्वायर अपॉन बड़ू। इस याद करो बच्चों, छोटू का स्क्वायर अपॉन बड़ू। और इस बेसिस पे एक एग्जांपल भी मैं आपको देता हूं। मान लो बच्चों ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ये स्क्वायर है, इसकी साइड क्या है, A1 है, इसकी साइड, साइड इसकी भी साइड आएगी, उसकी साइड आएगी, तो कुछ चेंज कर लेते हैं अपन। अपन क्या कर लेते हैं बच्चों, ऐसा करते हैं, नहीं नहीं आज सर्कल क्या, आज ही करेंगे। देखो इधर ध्यान से, यहां पर A और ये आ। हाँ साहब बोल बच्चों, क्या प्रोपोर्शनलिटी आएगी, M की प्रोपोर्शनलिटी क्या आएगी, छोटू का स्क्वायर। छोटू की जो भी डायमेंशन दी, या तो उसकी साइड दी होगी या रेडियस, जो भी दिया हुआ है, छोटू का स्क्वायर अपॉन बड़ू, यही फॉर्मेट आंसर का आना है। नोट करो। यानी कि हाँ समझो, ये छोटू का स्क्वायर क्यों आ रहा है, एरिया से आ रहा है। कहां से आ रहा है, अब रेक्टेंगल में क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल बोलो क्या हो जाएगा, आप खुद बोलो, रेक्टेंगल में ए और बी हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर को के साथ तोड़फोड़ कर देंगे। एक बार नहीं नहीं नहीं, क्या रेक्टेंगल, एक बार बताओ, क्या हमने स्क्वायर का मैग्नीफिक निकालना नहीं सीखा, क्या रेक्टेंगल मैग्नीफिक निकालना नहीं सीखा, सीखा हुआ है। ये इन दोनों का यहां मैग्नीफिक निकालो वायर का, जैसे स्क्वायर में क्या किया था, एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो रेक्टेंगल मैग्नीफिक निकालो फिर। लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही आने वाला है, देख लेना बच्चों, उसकी जो डायमेंशन उस हिसाब से आएंगी वो तो। यहां पर अब देखो, आप क्या समझ रहे हो, आपको क्या लग रहा है, ये B1 जो है उसमें क्या आया था, B1 आया था म्यूट NI अपॉन पाई ए, बस यहां पर जो मैग्नीफील्ड है। अब आप ये बोलोगे सर अलग अलग शेप ले लोगे सर। अब ये है वाला है, ए ट्रायंगल ऐसा आ गया सर, ABC, अब बोलो सर क्या करूं, कहां जाऊं, तो फिर ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि इतना भी क्या है, फिर सॉल्व करो, हाँ क्या करो, ऐसा सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो बच्चों, ये था म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला बच्चों, सामने देखेंगे। अब कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ा रहे हैं इसी ऑर्डर में, अगेन वही चीज यहां पर भी, जैसे हमने पहले सीखा था, सब बच्चे ध्यान से इधर देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डिपेंडेंसी जो आ रही है, किस तरह से डिपेंडेंसी रहती है एल और एम की, एल और एम किस किन चीजों पर डिपेंड करते हैं, ये सेक्शन भी यहां पर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें एक बात जो इस बीच में रह गई थी स्पार्किंग की, शायद मेरे ख्याल से वो मैं कवर कर लूंगा, लिखो बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा पॉइंट आएगा, हाँ लिखो, लिखो L and M, L and M have dependency as, L and M have dependency as मतलब हम ये जानना चाहते हैं एल और एम कैसी डिपेंडेंसी रखते हैं, कैसी नहीं रखते हैं। सबसे पहले कौन से बोलो बच्चों, मान लो एक फॉर्मूला याद करो, म्यू एन स्क्वायर वी, या फिर एम का एक फॉर्मूला भी आया था, बोलो क्या था फॉर्मूला, म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर अपॉन, या है नहीं आया, इन दोनों में ही से ही पता लग रहा है कि एल और एम किन बातों पर डिपेंड करते हैं। हो जाओ शुरू, बताओ बच्चों किस पे डिपेंडेंसी, म्यू नॉट मतलब याद करो, अगर म्यू नॉट कब होता है, अरे म्यू नॉट कब होता है, म्यू नॉट वैक्यूम में होता है, कब होता है, लेकिन अगर कोई मीडियम आएगा तो म्यू नॉट के साथ धीरे से क्या लगाते हैं, अरे याद है कि नहीं है, तो यानी मीडियम पे डिपेंडेंसी है या नहीं, तो वो म्यू नॉट यहाँ पे भी है, यानी दोनों दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, प्रेजेंस ऑफ मीडियम। और बोलो बच्चों ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय एल, तो यानी नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर यहाँ पे भी है और नंबर ऑफ टर्न्स तो यहाँ पे भी है, यानी ये नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करते हैं। नीचे फिर आएगा इसमें एल,
इसमें यहाँ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे रेडियस, यहाँ पे रेडियस, यानी ये क्या होगी उसकी साइज, डायमेंशंस कैसी हैं भाई, वॉल्यूम लेना, लेंथ लेना, क्रॉस सेक्शन लेना, ये सब क्या उसकी डिजाइन, क्या उसकी डायमेंशंस हैं, या रेडियस क्या है उसकी, डायमेंशंस क्या है, साइज क्या है, उस बात पर डिपेंडेंसी है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो दोनों इन तीन चीजों पे तो कॉमनली डिपेंडेंसी रखते हैं। तो लिखो उसमें सब बच्चे जो डिपेंडेंसी है एल एंड एम डिपेंडेंसी है कैसे, एज ए लिखें, प्रेजेंस ऑफ मीडियम, प्रेजेंस ऑफ मीडियम, देखिए सब बच्चे, प्रेजेंस ऑफ मीडियम। तो जैसे मैं इस एल से ही लिख के बता रहा हूं, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये देखो मैंने क्या लिखा, एल नॉट मतलब किसमें देख रहा हूं, वैक्यूम में, वैक्यूम में, किसमें, वैक्यूम में, एन स्क्वायर वी। लेकिन जब मैं एल लिखूंगा तो इसके साथ धीरे से क्या लगा दूंगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। यानी ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि क्या ये इसके म्यू पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा, करेगा। जितना ज्यादा म्यू आर या म्यू होगा उस मटेरियल का, उसका सेल्फ इंडक्टेंस उतना ही ज्यादा। एम भी यही हुआ, लिखने जो थोड़ी है एम को भी, जो सेम है वो सेम बताया। अब इसका इफेक्ट जो कि मैंने, अब मैं पहले थोड़ा मिस कर गया था, लेकिन यहां पे लिख देते हैं स्विच को, सामने देखें से बच्चे, एक क्वेश्चन था, उसको मैं आपको याद दिलाता हूं बच्चों, कि एक इंडक्टर था, एक क्या था बच्चों, बल्ब, अरे याद है, ये एक और क्या था, बल्ब, और यहां से, अरे याद है कि नहीं बच्चों, ऐसा था कुछ, अरे याद है ना। अब इसको क्लोजा था, क्लोज थे, ये तो बुझा था लेकिन ये जल गया था, फिर इसकी ब्राइटनेस धीरे धीरे बढ़ गई थी, और इसकी ब्राइटनेस जैसी थी वैसी मैक्सिमम रही, और इस तरह से फाइनली स्टेडी स्टेट आ गया था, अरे याद आया बच्चों। और फिर दोनों एक जैसी ब्राइटनेस से जल रहे थे और ये कनेक्टिंग वायर हो गया था। लेकिन जब इसको ओपन किया तो ओपन करते ये तो सर्किट से हट गया, और वही करंट इन दोनों में फ्लो कराता, फिर दोनों बल्ब साथ साथ बुझ गए थे, याद है बच्चों। इसलिए याद दिला रहा हूं कि ये सब तो हमने स्टडी कर लिया, लेकिन अगर इसमें क्या होता अगर ये बीच वाला बल्ब नहीं होता, अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर बच्चों आप इस कंडीशन में, ये क्लोज्ड है, ये स्टेडी स्टेट करंट आ चुका है, और आप इसको ओपन करते हैं, याद है कौन सा केस आ रहा है, अरे याद आ रहा है बच्चों कौन सा केस है, स्टेडी स्टेट आने के बाद जब स्विच को ओपन करते हैं तो क्या बोलते हैं, जेसीओ। और जेसीओ में बताओ इंडक्टर करंट को क्या बोलता है, जैसी हो वैसे रहो। यानी ये इंडक्टर करंट को अभी भी कितना रखना चाहता है, आई नॉट, यानी करंट को फ्लो रखना चाहता है अपने अंदर की एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर से, याद है इसके अंदर एनर्जी स्टोर थी बच्चों, हाफ एल आई स्क्वायर से ये इसको कंटिन्यू रखना चाहता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जस्ट जब आपने स्विच क्लोज था, नॉर्मल स्टेडी स्टेट था, अब आप सब बच्चे समझना, क्या करंट इधर फ्लो कर रहा है, आई नोट, अरे आई नोट करंट फ्लो कर रहा नहीं कर रहा है, अगर करंट इधर फ्लो कर रहा है तो बताओ इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव कर रहे होंगे, इधर। अब आप जरा ध्यान से देखें सब बच्चे, कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कुछ वेलोसिटी है, ठीक है ना, और ये चलता चला जाएगा, अगर बीच में रास्ता खुल गया तो, बिलो बीच में रास्ता खुल गया तो देखना बच्चों, बीच में रास्ता खुल गया तो मैंने इसको टक्कर मारी, नहीं नहीं ये रुक गया ना यहां पर, अरे गिरा नहीं, रुक गया है, नहीं रुक गया, क्यों रुक गया, क्योंकि अभी मैंने जो टक्कर मारी उसमें इतना दम नहीं था कि इसको क्रॉस कर सके, तो यहां के रुका नहीं, रुका, बोलिए बच्चों। अब आप मुझे बताएं, यहां से मैंने इसको ऐसे किया, इसको ओपन किया, तो ये इलेक्ट्रॉन बताओ, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जल्दी बताओ, ये इलेक्ट्रॉन यहां के रुकेगा नहीं रुकेगा, यहाँ पे, क्योंकि याद करो मैंने आपसे कहा था इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से निकल नहीं सकता, जैसे ये इलेक्ट्रॉन था इसमें फोर्स लग रहा था, यहाँ पर आया था क्या, नीचे टपक गया था क्या, या रुक गया था, बिल्कुल ऐसे यहाँ पर रुक, अगर इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, और ये यहाँ पर एक वायर का एक पॉइंट जैसा है, शार्प एज है नहीं, और शार्प एजेस पे डेंसिटी बहुत, तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो, अच्छा जो इधर जाए तो यहाँ आएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन इधर जाए तो वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वहां पे कैसा चार्ज आएगा, और शार्प एजेस हैं, चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो
जाएगा और बीच की एयर क्या हो जाएगी? आयनाइज्ड। आयनाइज होने का मतलब होता है बीच का एयर का क्या हो जाना बच्चों? कंडक्टिंग। और जब कंडक्टिंग हो जाएगा तो बताओ बच्चों क्या होगा? चार्ज चलना शुरू करेगा, जंप करेगा, और एयर में जब टकराएगा क्या होगा बच्चों? स्पार्क। लेकिन स्पार्क एक एनर्जी होती है बच्चों। स्पार्क मतलब लाइट दिखना, हीट भी होती है उसमें। स्पार्क में क्या है? लाइट यानी एनर्जी, हीट यानी कि एनर्जी। ये एनर्जी आ कहां से रही भाई? बैटरी तो हट गई, बैटरी तो दे नहीं रही एनर्जी, ये आ कहां से रही है? इंडक्टर। ये क्योंकि एनर्जी भाई पैदा तो हो नहीं सकती, कहीं ना कहीं से आ रही है, और वो देने वाला कौन है? इंडक्टर। अब आप मुझे बताओ इंडक्टर में एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एल स्क्वायर। आप बताएं बच्चों, अगर एल की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। एल की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो एनर्जी स्टोर। तो यहां पर स्पार्क के चांसेस भी, और स्पार्क अगर हुआ तो उसके चांस मतलब उसका स्पार्क भी क्या होगा? बड़ा। तो बताओ बच्चों ऐसा करने से स्पार्किंग चांसेस ज्यादा होंगे या नहीं होंगे? अरे यस और नो। ऐसा करने के बाद ये सब क्यों अभी मैंने बात करी, उसके पीछे रीजन है यहां से। अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों, और वो है कि ये जनरली सभी तरह के एग्जाम्स में पूछा गया है कि शुरुआत में ये ऐसे एक एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। ऐसी एक कॉइल है, सोलेनोइडल कॉइल है या कॉइल है, कोई भी कॉइल है, और उस कॉइल में फिर आपने क्या भर दिया? एक सॉफ्ट आयरन की रॉड भर दी इसमें। और आप सब जानते हैं बच्चों सॉफ्ट आयरन याद है बच्चों? फेरोमैग्नेटिक। और फेरोमैग्नेटिक का म्यू बहुत याद है, हजारों में बताया था बच्चों। और मैंने ये भी कहा था 1000 गुना, क्योंकि आप सोचो कि म्यू नॉट की वैल्यू, तो म्यू आर कितना होता है सॉफ्ट आयरन का? मान लो एज एन एवरेज 3000 मान लो, तो सिर्फ सॉफ्ट आयरन भरने से बताओ एल कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 3000 गुना। कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ सॉफ्ट आयरन भर दिया आपने, तो कितना गुना हो गया? 3000। और इस चीज को अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो इसका अगर यहाँ एल नॉट है तो यहाँ एल की वैल्यू होगी, जो एल नॉट से क्या होगा? बहुत बड़ा। तो इसके जितने भी इफेक्ट जहां जहां हो सकते हैं सब जगह होंगे। देखते हैं ना क्या बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारे स्टेप जो जो भी बीच में चीजें चेंज हो रही हैं सब एग्जाम से पूछी गई। व्हेन सॉफ्ट आयरन इज इंसर्टेड तो क्या होता है? नोट करो बच्चों एग्जांपल। व्हेन सॉफ्ट आयरन is inserted, then सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है म्यू इंक्रीजेस, क्योंकि म्यू नॉट था, फिर म्यू होता था, म्यू की जो वैल्यू परमिटिविटी इंक्रीज हो गई। अब परमिटिविटी जहां जहां म्यू नॉट फॉर्मूला आता है सब जगह, बताओ हर एक मैनीफील्ड के फॉर्मूले में क्या म्यू नॉट आता ही नहीं आता है? तो मैं जितनी चीजें और दूसरी भी सब की बात कर रहे हैं, सिर्फ यहां की बात नहीं कर रहे हैं। तो बी इज इक्वल टू फॉर्मूला शुरुआत ही कहां से लेता है बच्चों? आप सब जानते हैं जितने फॉर्मूले बी के होते हैं कहां से शुरू ही होते हैं? म्यू नॉट, फिर आगे जाके जो भी होना होता है। इसलिए बी बढ़ेगा, और बी बढ़ेगा तो उस सरफेस से जाने वाला फ्लक्स भी बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगा। सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगा तो एनर्जी स्टोर्ड, याद है मैग्नेटिक एनर्जी, हाफ एल स्क्वायर, वो भी बढ़ेगी। हाफ एल स्क्वायर एनर्जी बढ़ेगी तो अभी अभी आपको सिखाया बच्चों, किसके चांसेस बढ़ जाएंगे? स्पार्किंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। बी ए था नंबर ऑफ प्रेजेंस ऑफ मीडियम होगा, पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स बहुत सिंपल है, डिपेंड करता है आप एल स्टडी कर रहे हो तो वो प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है, और अगर एम है तो क्योंकि वो म्यूचुअल है तो इसमें 1 2 लग जाएंगे। सी डायमेंशंस किस तरह से आप सेलेक्ट करते हैं? अगर एल है तो जैसे वॉल्यूम की बात की जाए, या अपने हमने पढ़ा था म्यू नॉट, एक कॉइल का फॉर्मूला पढ़ा था, मैं आपको याद दिलाता हूं, म्यू नॉट, कोई बता सकता है? कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस, कॉइल का सोलर नहीं, कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर बाय 2। और अभी अभी हमने एम के लिए देखा है छोटू का स्क्वायर अपॉन बड़ू।
हाँ वही देख रहा हूँ। अच्छा बताएं, 5 प्रोपोर्शनल टू क्या था बच्चों? आई। इससे L इज इक्वल टू क्या बना? 5/i। अरे बना नहीं बना बच्चों? इससे भी एक चीज बोलो, I बढ़ाएंगे तो L भी, बोलो, मैचिंग 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 या कम होगा? जल्दी बोलो, ऐसा आपको लगता, जो कि सही है। देखो ध्यान से, ये प्रॉपर्टी है। जब कभी कोई चीज प्रॉपर्टी मटेरियल की बनती तो बाहर के फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करती। आप एक चीज याद करें, देखो मैं आपको याद दिलाता हूं फॉर्मूला, C इज इक्वल टू Q/V में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी कि वोल्टेज और चार्ज पर डिपेंड। अरे याद आ रहा है बच्चों? क्योंकि अगर आपने वोल्टेज को आधा किया तो चार्ज भी क्या होगा? आधा, एंड कैपेसिटेंस रिमेन सेम। क्यों? क्योंकि ये किससे आता है? तो मेरे कॉन्सेप्ट सुन लो, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई क्वांटिटी किसी प्रोपोर्शनलिटी से आती है तो उस पर डिपेंड नहीं करती जिससे वो आती है। अगर कोई क्वांटिटी किसी प्रोपोर्शनलिटी से आती है तो उन पे ही डिपेंड नहीं करती जिनसे वो आती है। यानी कि C किस पे डिपेंड नहीं करता? Q और V पे डिपेंड नहीं करता। अगर कोई क्वांटिटी किसी प्रोपोर्शनलिटी से आती है, कौन कौन आएगा? बोलो बोलो बोलो, कौन? R। तो वो R किस पे डिपेंड नहीं करेगा? V और I पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि वोल्टेज डबल किया तो करंट भी क्या होगा? डबल। तो फिर जो अगर कोई क्वांटिटी किसी प्रोपोर्शनलिटी से आती है तो उन पे ही डिपेंड नहीं करती जिनसे वो आती है। इसका मतलब करंट को बढ़ाएंगे तो इंडक्टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि 5 प्रोपोर्शनल टू I। अगर आपने I डबल किया तो 5 भी क्या होगा? डबल। ये डबल कैंसिल, L क्या रहेगा? सेम। इसका मतलब L और M किन बातों पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं बच्चों? 5 और I। लिखो बच्चों, लिखो, L and M both are independent of flux, both are independent of flux and current in coil. Flux and current in coil. डिपेंडेंसी की बात में डी पॉइंट था, है ना? अब ई पॉइंट बड़ा स्पेशल पॉइंट है। ई पॉइंट को ज्यादा ध्यान से ना बच्चे, देखें, ये देखें से बच्चे, एल और एम में डिपेंडेंसी सामने, एल और एम की जो सेम डिपेंडेंसी थी वो तो बात हो गई, लेकिन एल और एम में एक अंतर भी है। क्या अंतर जरा देखते हैं। बताओ बच्चों, इस कॉइल का एल है, अभी कितना है? एल एल है। अगर इस कॉइल को ऐसे रख दूं तो इसका एल कम हो, डिपेंड, ये इस कॉइल को रखेंगे तो भी कितना होगा? एल। ऐसे रख दूंगा तो भी कितना होगा? एल ही रहेगा। एल इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? ओरिएंटेशन। वेरी गुड। किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है? उस कॉइल के ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। बट अगर बच्चों मैंने ये पहली कॉइल ली और एक दूसरी कॉइल को ऐसे रखा, सेकेंड कॉइल, और या फिर मैंने सेकेंड कॉइल को ऐसे रखा और सेकेंड कॉइल को ऐसे रखा, तो बच्चों डिफरेंस आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि यहां पर B1 और S2, यहां पर ये S2 और ये B1 तो सब जगह क्या है? सेम, इसका फील्ड। लेकिन S2 एरिया वेक्टर अभी इसका इधर है, फिर ये इधर है, फिर ये इधर है। बोलो बच्चों, एंगल चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है? और याद करो फॉर्मूले में क्या है? N2 B1 S2 cos थीटा। इस वजह से बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, क्या L ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है? नहीं। लेकिन क्या M कॉइल्स के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है? यस।
और एक और चीज खास बात है बच्चों, m इज इक्वल टू n2b1s2 cos थीटा, ये भी सिखा रहा है, जल्दी बताना बच्चों, ये भी सिखा रहा है कि m कब ज्यादा होगा, जब थीटा थीटा ज्यादा या कम। अगर थीटा कम होगा, थीटा कम होने का मतलब क्या हो बच्चों बताओ, थीटा कम होने का मतलब बताएं, फ्लक्स ज्यादा जाएगा या कम जाएगा। देखो ध्यान समझ में आ रहा है, ये फर्स्ट का फील्ड जा रहा है, ये क्या हो रहा है, फर्स्ट का फील्ड जा रहा है। अगर ऐसा गया तो फ्लक्स ज्यादा जाएगा, ऐसे करेंगे तो फ्लक्स, और ऐसे करेंगे तो फ्लक्स जीरो, और जब फ्लक्स ही नहीं जाएगा तो एम की वैल्यू भी कितनी होगी, जीरो। यानी एक और चीज क्लियर हो रहा है कि फर्स्ट कॉइल का कितना परसेंट फ्लक्स सेकंड से जा रहा है, उसको डिसाइड करने वाला कौन है, ये थीटा, ये ओरिएंटेशन। देखो बच्चों, कौन सा पॉइंट आ रहा है, ई पॉइंट। L doesn't depend on, देखो बच्चों, L doesn't depend on the orientation of the two coils. Sorry, L is independent of, sorry, L is, yeah, doesn't depend on the orientation of the coil. The orientation of the coil, but M depends on, the orientation of the two coils, which is represented by, coefficient of coupling K, which is represented by coefficient of coupling K, coefficient of coupling K. अभी मैंने आपको बोली बच्चों बात, बताओ इस वक्त फ्लक्स ज्यादा जा रहा है या कम, या इस वक्त ज्यादा, कौन सी पोजीशन, 1 या 2, 1 में फ्लक्स, परसेंटेज ऑफ फ्लक्स क्या है, ज्यादा, यानी ये दोनों कॉइल ज्यादा कपल्ड हैं, क्या बोलेंगे, ज्यादा कपल्ड है, और इसके लेके फिर कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कितनी कपल्ड है, यानी कितना परसेंट फ्लक्स कनेक्ट हो रहा है, उसको बताने के लिए कौन है, के। तो आप देखना अभी खुद नंबर डिजाइन करेंगे। पता बच्चों मैक्सिमम कितना परसेंट हो सकता है, अरे मैक्सिमम कितना परसेंट हो सकता है, 100 का नंबर क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या देंगे ना, जैसे एफिशिएंसी अगर 100% होती है तो उसका नंबर कितना होता है, ईटा 1 होता है ना बच्चों, ऐसे बिल्कुल ऐसे ऐसे यहां पे चलेगा। बताओ अगर यहां पर 100% फ्लक्स पास हो जाए तो बताओ कोएफिशिएंट कपलिंग की वैल्यू, और अगर 60% फ्लक्स पास हो तो 0.6 और ना हो तो, यानी बताओ के की वैल्यू कहां से कहां तक रेंजेस फ्रॉम, के की वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। तो के क्या है, एक तरह का नंबर जो कहां से कहां तक है, 0 से 1 के बीच में मत बोलना, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक है, बस ये है कि बताता है कितना परसेंट फ्लक्स जाएगा। और इसको बता लिखो इसमें, गिवन रिप्रेजेंटेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, हाँ के, which is defined as, नहीं which is given as, which is given as K is equal to M upon root L1 L2। क्या रखना है फॉर्मूला, सीधा ये सही देते हैं इसकी डेफिनेशन, K is equal to M upon root L1 L2। नेक्स्ट ऐसे लिखें, एक मिनट इसको चुप कर दूं, ये फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं बिगाड़ रहा है। हाँ साहब, नोटो बच्चों, M इज इक्वल टू K रूट L1 L2, M इज इक्वल टू K रूट L1 L2। लिखो
where k represents, देखो बच्चों, where k represents, where k represents percentage of flux of one coil, where k represents percentage of flux of one coil passing through the other, percentage of flux of one coil passing through the other, it ranges from 0 to 1. It ranges from 0 to 1. It ranges from 0 to 1. अब इसके ये जो वैल्यूज हैं बच्चों, इन तीनों वैल्यूज को लेके कनेक्शन कैसा है, प्लीज यहां से देखना, ये बात आगे ट्रांसफॉर्मर में यूज में आएगी कि कनेक्शंस कैसे करते हैं, कपलिंग कैसे करते हैं। तो जरा ध्यान से देखें, मान लो बच्चों, इसके एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल, ये मैंने एक कोर ली, ये एक कोर ली बच्चों, और इसमें ये मैंने फर्स्ट कॉइल को ऐसे वाइंड कर दिया और मैंने सेकंड कॉइल को भी ऐसे ही वाइंड कर दिया। तो बताओ बच्चों कितना फ्लक्स पास होगा, बोलते जाए, बोलो फ्लक्स कितना पास होगा। फर्स्ट ये है, सेकंड ये, कितना परसेंट फ्लक्स पास होगा, कितना परसेंट पहले का दूसरे फ्लक्स पास होगा, जल्दी बोलो। अरे भाई वही कोर है, वही कॉइलिंग है, सब कुछ वही उसी जगह है। तो जो, अरे बताओ इसका जो मैग्नीफील्ड फर्स्ट का जो इधर जाएगा वो पूरा पूरा जाएगा नहीं जाएगा, कितना परसेंट जा रहा है बताओ, बोलो कितना परसेंट, 100%। अगर होगा तो के की वैल्यू कितनी होगी, के की वैल्यू 1 होगी बच्चों। और जब के की वैल्यू 1 होगी तो m इज इक्वल टू क्या होगा, देखो k अगर मैक्सिमम, क्या ये मैक्सिमम है क्या, अरे मैक्सिमम है क्या, तो m की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, √L1 L2, क्या ये भी मैक्सिमम हो जाएगा क्या। और इसको बोलते हैं टाइट कपलिंग, क्या बोलते हैं बच्चों। और इसी बेसिस पर आगे भी आते जाएंगे एग्जांपल्स में। और इसे बोलते हैं लूज कपलिंग। इसको बोलते हैं नो कपलिंग। ओके बच्चों, इंडक्टर का कॉम्बिनेशन आगे आएगा ना, बोल तो दिया, अभी कहाँ लास्ट पॉइंट वही आएगा। अब ठीक है, क्यों चलाने की जरूरत है क्या, ठीक है ना भैया।
ये देखो आप लोग, ये चॉकलेट के रेपर्स आप लोग। अच्छा आप लोगों को कल मिली थी शायद, है अभी मिली ही, अभी मिलेगी सेकेंड ब्रेक के बाद। तो इसका मतलब ये तो फिर सुबह के बैच का कॉन्सेप्ट है। जनरली गर्ल्स ही इस तरह से फेंक देते हैं बच्चों, ये चीजें है ना ऐसे। बॉयज ऐसे नहीं करते हैं, बॉयज तो जेब में रख लेते हैं। नोट लिया बच्चों? हाँ साहब, नोट लिया बच्चों? भाई इस बच्चे की बात भी सही है कि वास्तव में अगर कॉइल से तो इनका कोई ना कोई कॉम्बिनेशन भी होगा, या तो सीरीज होगा या पैरेलल। वो अभी जस्ट आने वाला ही पॉइंट है। उससे पहले अगर आप देखें, ध्यान से समझें, ठीक है ना? तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि आगे जाके बच्चों आप लोग, आगे मैं आपको बताऊंगा, ये दो ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन है। इधर देखें सब बच्चे, बड़ा अच्छा, यहीं से थोड़ा आपको हिंट देता हूं। अब क्या करते हैं इस वाले केस में, ये सॉफ्ट एंड यहां होता है, ये ऐसा, और इसमें सॉफ्ट एंड यहां पर है। पहला कंस्ट्रक्शन ये देखो ध्यान से, ये इस तरह से पहली कॉइल इस पर और दूसरी कॉइल भी इसी पर, ये पहली कॉइल और ये दूसरी कॉइल। आप देख सकते हैं सब बच्चे कुछ डिफरेंस तो आएगा। बोलो बच्चों, आंसर से बच्चे, कपलिंग में फर्क आएगा? कपलिंग में फर्क आए। देखो इफेक्ट कहां जाके दिखेगा भी बताता हूं आपको, समझना कैसे कनेक्ट होगी बातें। यहां पे कपलिंग क्या है? ज्यादा, इसका अंदर परसेंटेज फ्लक्स क्या होगा? ज्यादा, यहां पर कम। इसका अंदर अगर यहां परसेंटेज फ्लक्स ज्यादा होगा, परसेंटेज फ्लक्स ज्यादा होने से के की वैल्यू, परसेंटेज फ्लक्स यहां से के की वैल्यू से एम की वैल्यू, एम ज्यादा हो गया, इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ गई। और अब हम जानते हैं कि अगर पहली कॉइल दूसरी कॉइल में अगर फॉर्मूला देखें तो E2 इज इक्वल टू माइनस एम डी आई वन बाई डी टी पड़ा हुआ है बच्चा हमारा। अरे ये सुनो, बताओ क्या ज्यादा मिल जाएगा? आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि एम की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। यानी एक भी चीज क्लियर है, आप इस चीज को समझें कि लॉसेस कम से कम होने चाहिए। अगर लॉसेस कम से कम होंगे तो आउटपुट उतना ही अच्छा आने वाला है। तो कंस्ट्रक्शन दो तरह की, लेकिन दोनों तरह की रखी जाती है। अब बच्चे बोलते हैं सर तो फिर ऐसे बनाते क्यों, ऐसे बना दो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक कॉइल के ऊपर दूसरी कॉइल लपेटते हैं, तो उससे क्या होता है, लगातार हीटिंग से ट्रांसफॉर्मर कितनी देर चलता है? जो कोने में ट्रांसफॉर्मर बैठे रहते हैं ना बच्चों, हर गली मोहल्ले में नीचे कोने में बैठे रहते हैं ना बच्चों, नहीं बैठे रहते? अरे ट्रांसफॉर्मर नहीं देखे क्या आप लोगों ने? वो 2 घंटे चलते बुरे, या 24/7 लगातार जब करंट फ्लो करेगा इतनी हीटिंग हो जाएगी कि उनकी इंसुलेशन हट सकती है। और अगर ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए, कॉन्सेप्ट क्लियर? वहां रिस्की है, वहां कूलिंग भी, वहां तो बहुत सारी चीजें होती है, इसलिए इन दोनों को, इनके कॉन्सेप्ट आपस में कॉन्सेप्ट टकराने नहीं चाहिए, अलग अलग रखा। लेकिन आपका अडेप्टर कभी तोड़ के देखना, आज ही जाना अडेप्टर तोड़ के देखना बच्चों। उसके अंदर ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? उस ट्रांसफॉर्मर में आपको बीच में ही पूरा हिस्सा एक ज्यादा ज्यादा मतलब उभरा हुआ सा दिखाई देगा, क्योंकि उसमें प्राइमरी वाइंडिंग भी वही है, सेकेंडरी वाइंडिंग भी वही है, उससे उसकी क्या हो गया, आउटपुट क्या है, ज्यादा। और उसमें ऐसा कर देते हैं क्योंकि आपको पता है चार्जिंग का एक अपना एक टाइम है, वो कोई 24/7 का कॉन्सेप्ट नहीं होता। और उसमें फिर करंट को रोक भी दिया जाता है, जब वो चार्जिंग क्या होती है, कंप्लीट, तो फिर वो उस हिसाब से करंट फ्लो नहीं करता। लेकिन नेचुरल ट्रांसफॉर्मर जो अपने होते हैं उनमें तो लगातार करंट का क्या होता है, फ्लो। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी यहां पर। अब आप नेक्स्ट देखिए बच्चों, कौन सा पॉइंट ये हो गया, डिपेंडेंसी। क्या पढ़ी बच्चों हमने? डिपेंडेंसी किस चीज पर है? मीडियम और एन और साइज, और ये तो कॉमन है। और किस पे डिपेंडेंसी नहीं है? फाई और आई। लेकिन एक एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी किस पे आ गई? के। ये कौन डिपेंड कर रहा है? एम। ये कौन सा पॉइंट है डिपेंडेंसी का? नहीं, डिपेंडेंसी का पॉइंट कौन सा था? सिक्स्थ पॉइंट। डिपेंडेंसी का पॉइंट कौन सा था?
डिपेंडेंसी खुद कौन से नंबर पे थी? 6 पे थी ना। 7th लिखो, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। 7th पॉइंट, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स लिखो। ए, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। वैसे मैं आपको हिंट दे चुका हूं, यहां सीधे सीधे लिखने वाला हूं। आपको मैंने कल बताया था, याद होगा बच्चों? याद करो बच्चों, जब एक रजिस्टर के दो टुकड़े करते हैं, आधा हिस्सा R/2, अगला आधा हिस्सा, और दोनों टोटल सीरीज में कितने होते हैं? R। कल आपकी क्लास में भी क्वेश्चन हुआ था, शायद आप दोनों क्लासेस में परसों भी हुआ, पता नहीं। एक कॉइल के दो टुकड़े बराबर टुकड़े किए थे, तो याद करो टुकड़ा कितना हो गया था? L/2। इससे सीखने को मिला, अगर उनको जोड़ दिया है तो वापस क्या बनेगा? L। इसका सीरीज में बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी बताएं। सीरीज में क्या हो जाएगा? L इन सीरीज, बोलो बच्चों। L1 प्लस L2, किसमें? सीरीज में। आप सुनने बच्चों ध्यान से, इधर देखें, एक चीज और आ जाती है यहाँ पे। अब ये थोड़ा आगे की बात है, हमको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, है ना। फॉर्मूले ये तो हो गया बेसिक, जैसे सिखाया जाता है कि हाँ भाई इतना होता है, लेकिन अपन एक स्टेप आगे की बात करते हैं। वो ये है, मैं आपके सामने सीरीज में दो कॉइल बना रहा हूं बच्चों। एक्चुअल जो कॉइल्स जैसे सोलर मैंने ली, ये इस तरह से कॉन्सेप्ट चलाया, यहां से लिया, और उसके बाद देखो क्या सीरीज में है, बिल्कुल, क्योंकि जो करंट यहां से फ्लो करके इधर आएगा, वही करंट इस कॉइल में भी जाएगा। इसका कितना सेल्फ इंडक्टेंस है? L1। इसका कितना है? L2। ठीक, अब समझना ध्यान से क्या प्रॉब्लम है। इंडक्टेंस जो टोटल आएगा सीरीज में जो हमने यहां लिया है, तो अभी मैंने आपको तो सिखा दिया L1 प्लस L2, लेकिन अगर ये दोनों पास पास रखी हुई हैं, तो पहले में जब करंट चेंज होगा तो दूसरा इसका क्या करेगा? अपोज। तो इनके बीच में फिर एक और चीज आएगी, बोलो क्या? म्यूचुअल इंडक्टेंस। उसका इफेक्ट भी आता है, और फिर वो लिखा जाता है +-2m। क्या लिखा जाता है बच्चों? +-2m। तो बच्चा बोलता है सर हम कब लें, प्लस कब लें, माइनस कब लें? तो बताओ प्लस कब लोगे, प्लस कब लेंगे? सुनो, करंट की डायरेक्शन से मतलब नहीं है। पहले का फ्लक्स दूसरे के फ्लक्स को सपोर्ट करता है। फ्लक्स क्या करता है? सपोर्ट। तो साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। अपोज करता है तो साइन आएगा नेगेटिव। मीनिंग ये बताना चाह रहा हूं बच्चों, जैसे फ्लक्स का अपन बात करते हैं, बताओ बच्चों, आंसर ना सब बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर इसमें, हाँ इसमें एरो किधर जाएगा ये तो बताओ बच्चों। इसमें एरो किधर जाएगा, ऊपर या नीचे? अरे ऊपर या नीचे? यानी बच्चों यहां पे एरो ऐसे आएगा, यहां ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसा? नो सर, और फिर ये करंट यहां आएगा, यहां से यूं जाएगा, लेकिन फिर करंट का कलर चेंज हो इस तरह से। बोलो क्लियर बच्चों? अब मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, इधर कौन सा पोल आएगा, देखें फटाक से बोलो, मैंने एक तरीका सिखाया था, बोलो। अरे वाह बच्चों, बहुत बड़े बच्चों, धन्यवाद बच्चों। आप लोगों ने एक बार में फटाक से बताया, इसके लिए मैं बहुत आपके साथ, आप भारी के साथ क्या लगाऊंगा आगा, तो आप भारी हो गया। यहाँ क्या आएगा? एन, और यहाँ क्या आएगा? एस। इधर भी क्या आएगा? एन, इधर क्या आएगा? एस। आप जरा ध्यान से देखना बच्चों, इस रेड वाले का मैग्नेटिक फील्ड क्या ऐसा होना चाहता है क्या? N4 निकलती, S4 समाती, और इस वाले का फील्ड क्या ऐसा होना चाहता है क्या? आप बताओ, ये फील्ड भी इसकी ही डायरेक्शन, सपोर्ट या अपोज? इस वजह से साइन इस केस में क्या आएगा? प्लस। लेकिन क्या इन दोनों के सीरीज कनेक्शन में करंट उल्टा कर सकते हैं क्या? ये तो पॉसिबल
पॉसिबल? कैसे पॉसिबल होगा बताओ बच्चों? मैं, आप बनाना मत, बस मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। कुछ बच्चे पूछ सकते हैं कि ऐसा कैसे होगा, तो बनाता हूँ। देखो डायग्राम देखना ध्यान में। ये हो गया, बोलो बच्चों समझ में आया क्या किया? समझ में आया क्या? आप देखें ध्यान से, इस बार वायर को इधर से फ्रंट ला दिया, तो जो करंट यूं जाएगा और फ्रंट में इधर आएगा, तो फ्रंट वाला एरो आता है। अब ये दोनों एक दूसरे का क्या कर, हैं तो सीरीज में, करंट दोनों में सेम है, लेकिन दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, अपोज। साइन क्या आएगा, माइनस। नोट कुछ यहां पर, ये मैंने सपोर्ट केस बनाया अभी सिर्फ। इफ supporting then sign positive, if opposing sign negative. नोट लो बच्चों जल्दी से। नोट लो बच्चों। नोट लिया? ये था सीरीज कॉम्बिनेशन। अब लिखो बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ, ये तो कोई मतलब ही नहीं। इंडक्टेंस तभी आएगा बेटा जब करंट में क्या आएंगे, चेंजेस। लेकिन जो करंट फ्लो करेगा, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। जब चेंज होगा, ऑब्वियसली जब करंट कांस्टेंट, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। सीधी सीधी बात है, क्या आना चाहिए, डी/डी। तो लेकिन डी/डी तो आएगा, लेकिन उसकी करंट की कोई डायरेक्शन तो होगी उस वक्त, उसकी बात कर रहे हैं। चेंजेस होने चाहिए। नोट बच्चों। अब लिखें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एलपी, वही फॉर्मूला बोलो, L1 L2 अपॉन, अरे वही वही सीरीज में R1 R2 अपॉन अपॉन R1 प्लस R। लेकिन यहां पर फिर कौन सा कॉन्सेप्ट लगा दिया, म्यूचुअल इंडक्टेंस। कौन सा, म्यूचुअल इंडक्टेंस लगा दिया, और नीचे फिर से वही प्लस माइनस 2m आएगा। एक फॉर्मूला है, इसको याद करना है, डेरिवेशन नहीं है, ये ऐसे आता है। मतलब ये बेटा कि इसका कोई जरूरत नहीं है, मतलब इस पे तो क्वेश्चन देखो क्या होता है, आ भी जाएगा ना तो m नहीं आएगा। ये तो हम इस पे वैसे एक स्टेप आगे की बात करें, और इससे आने के चांसेस वैसे भी बहुत कम। क्यों? क्योंकि अगर ये क्वेश्चन पूछने होंगे सीरीज पहले तो कहां पूछेगा, रेजिस्टेंस में। यहाँ का कोई नया कॉन्सेप्ट उठाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, काफी जगह है। इस वजह से यहाँ पर ईएमआई में मैंने देखा है कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस बहुत रेयर केस है, लेकिन पता होना चाहिए। और उसमें भी अपने एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कंसीडर कर चुके हैं। बताओ नेगेटिव साइन प्लस साइन कब, बोलो बच्चों प्लस साइन कब, सपोर्ट या अपोज, अपोज। क्यों क्यों? आपने एक चीज देखा बच्चों, प्लस होने पे वैल्यू क्या होगी, सपोर्ट होने पे वैल्यू बढ़ेगी।
यानी वैल्यू बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं। वैल्यू बढ़ाने के लिए साइन क्या है, सपोर्ट है यहाँ पर पॉजिटिव। समझ में आ रहा है बच्चों? अब आप देखो यहां जब ओपोज, यहां पर जब सपोर्ट करेगा तो बीच में प्लस आ जाएगा। बोलो बच्चों, तो समझ लो चीज क्या हो जाएगी, थोड़ी चेंज हो गई यहां पर। कुछ भी समझ में, कभी समझ में कुछ आता ही? ठीक है, खत्म करो बात को, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। हो गया। अब सुने ध्यान से, हमने आर पढ़ा, रेजिस्टेंस पढ़ लिया, एल पढ़ लिया, और अब एम की भी बात की जा रही है। एम की भी बात की जा रही है। तो देखते हैं कौन किसके बिना रह सकता है, कौन किसके बिना नहीं रह सकता। ये क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में। जैसे फॉर एग्जांपल, एम एल के बिना हो सकता है क्या, आर एम के बिना नहीं हो सकता, एम आर के बिना नहीं हो सकता, एम आर के बिना हो सकता है, पता नहीं क्या क्या पूछे थे अजीब से। एम एल के बिना नहीं हो सकता, एल एम के बिना हो सकता है, कुछ भी। तो देखते हैं, देखिए क्या हो रहा है, कौन किसके बिना नहीं रह सकता है। ये एक वायर है, कौन बच्चों, ये वायर है बच्चों, इसका रेजिस्टेंस होगा ही नहीं होगा? होगा। और बच्चों एल, एल एल एल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ, यानी कि बच्चों ध्यान रखो, ये वायर के पास एल है क्या? अरे ये कॉइल है क्या? तो इसका इसका एल, और जब एल ही नहीं है तो फिर, हाँ। अब बच्चों ये बताओ, अब रेजिस्टेंस तो जीरो हो गया। यस सर, रेजिस्टेंस है या नहीं है? लेकिन एल, लेकिन एम, अकेले का क्या एम? और फिर अब बोलो, बोलो। यानी एक चीज क्लियर हो गई बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अब आप बता सकते हो कौन किसके बिना हो सकता है, कौन किसके, बताओ। एम एल के बिना नहीं हो सकता, एम एल के बिना नहीं हो सकता। सही है, अगर एम चाहिए तो एल तो, तभी तो कॉन्सेप्ट चलेंगे। अरे बोलो भाई, आर एम के बिना हो सकता है, आर एल के बिना हो सकता है, पक्का? एम आर के बिना हो सकता है, एल आर के बिना रह सकता है। समझ में आ गया? कौन है जो हमेशा है? क्योंकि ये सब किसके बन रहे हैं, वायर के बनने बन रहे हैं। अरे वायर के हैं नहीं है? वायर को हिंदी में क्या कहते हैं? तार है तो आर है क्या बच्चों? तार है तो, कॉइल है तो, अरे याद है बच्चों, तार है तो, बाकी जी ना। और ये कॉन्सेप्ट जो मैंने पहली बार बनाया बहुत सालों पहले, तार है तो, बहुत हिट हो गया, अब तो मार्केट में चलता है। ठीक है बच्चों, लेकिन इसकी कहानी और भी है। तार है तो, यहां तक बता देते हैं सब तो, लेकिन इसके आगे ये बाकी जीना बेकार है। ये क्या है, बच्चा बैठे बैठे ही बोल रहा था, मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा था, तार है तो बच्चे से होते हैं कुछ बोलते रहते हैं, तो आगे बैठा बच्चा होता जीना बेकार है। मुझे अच्छा लगा तो मैंने जोड़ दिया, तार है तो, बाकी जीना। अब जब मैंने एक दिन ये बोला, तो कुछ सालों बाद एक बच्चे ने कुछ और कौन से बोला, क्या बोला उसने, धीरे से उसने बोला फिजिक्स बेकार, फिजिक्स पढ़ना बेकार है। मेरे को ये भी अच्छा लगा। तो तार है तो, बाकी जीना, फिजिक्स पढ़ना। अच्छा मेरे से बोल रहे हो? मेरे को लगा चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये फिर मैंने इतना बोलना शुरू करा। तो आप सुनो तो सही, अभी उसके बाद कौन सा देखो, उसके बाद एक बच्चे ने बोला, फिर एक बार फिर एक मार्केट में एक बच्चा है, उसने बोला फीस पढ़ाने वाला। ये तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जो सच बोलता है उसका साथ देना। तो फिर तो मैंने इसको बहुत अच्छे से लिया, फिर मैंने ये बोल दिया बच्चों। अब पूरा हो गया है, तारे तो, बाकी जीना, फीस पढ़ना, पढ़ाने वाला। तो और भी, और जब ये खत्म हुआ, तो एक कभी पिछले एक दो साल कोरोना से जस्ट पहले इस वाले में बच्चों ने एक और कॉन्सेप्ट बनाया। फिर मैंने जब ये खत्म किया ना, फीस पढ़ाने वाला बेकार है, और बच्चे फिर पूरी क्लास बोले और हम पढ़ने वाले शानदार हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट अब जाके खत्म हुआ है। तार है तो, कॉइल है तो, एल है, कॉइल है तो, तार है तो, एक चीज ये क्लियर हो जाती है इससे, और अब आप बता सकते हैं कौन किसके बिना रह सकता है और कौन किसके बिना नहीं रह सकता। नोट लो बच्चों।
क्वेश्चन नोट करो बच्चों। इन द गिवन डायग्राम, नोट करो बच्चों, इन द गिवन डायग्राम find mutual inductance between the loops. In the given diagram, find mutual inductance between the loops. Mutual inductance between the loops. देखो बच्चों, एक सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप की रेडियस कैपिटल आर है और इससे इसके सेंटर से बच्चों किसी डिस्टेंस r√3 पर ये इस पर एक स्क्वायर लूप रखा हुआ है, लेकिन वो थोड़ा इस तरह से टिल्टेड है, स्क्वायर लूप है इस तरह से, और इसकी जो एक्सिस है ये यहां से 45 डिग्री एंगल बना रही है। समझ बच्चों लूप कैसा है? ऐसा है क्या ये, या ऐसा है? इस तरह से है, इस वजह से इसका एंगल कितना बन रहा है, ये यहां से इस एक्सिस से कितना है, 45 डिग्री। ये डेटा आपको दिया हुआ क्वेश्चन में। और आर की वैल्यू ए से बहुत बड़ी है, इसकी साइड ए दिया है बच्चों, स्क्वायर लूप की साइड ए दी हुई। ओके बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस का बेसिक फॉर्मूला बस याद करना है। सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस अननोन सिचुएशन में, N2 B1 S2 cos थीटा अपॉन I। और किसको वन मानना है, मैंने ये भी कहा था, किसमें किसमें बिग, छोटू को या बड़ू को? बड़ू को हमेशा वन मानना है, उसमें करंट फ्लो कराना है और उसके मैग्नेटिक को फिर छोटू से पास कराना है, तो B1 आ जाता है। फिर छोटू बड़ू करंट, वो तो हम एज्यूम करेंगे ना, वो देते थोड़ी करंट, समझाऊंगा, एक बार नोट करो बच्चों, नोट लिया? अब देखो अप्रोच देखना, ये इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन, लेकिन कोई बहुत लेंथी नहीं है। पहले हम कॉन्सेप्ट चलाते हैं, बोलो m इज इक्वल टू क्या, N2 B1 S2 अपॉन I1 cos थीटा, है ना? लेकिन इसमें 1 और 2 मानना पड़ेगा, अरे 1 और 2 मानना पड़ेगा ना बच्चों। तो 1 किसको मानेंगे, मैंने पहले सिखा दिया है, जिसमें चेंजेस करोगे, इंड्यूसिंग होगा बड़ा वाला और इंड्यूस्ड होगा छोटा वाला। इस वजह से इस फॉर्मूले में हमें क्या क्या चाहिए, बस वो वैल्यू यहां पर रखते जाएंगे, आंसर आता जाएगा। N2 बोलो, लूप का N2, इस सेकंड का, ये सेकंड हो गया, इसका नंबर टर्न्स बोलो, बोलो 1। B1 यानी किसका मैग्नेटिक, इस लूप का मैग्नेटिक के एक्सिस पे फॉर्मूला जानते हो, अब वो फॉर्मूला आना चाहिए। लूप के मैग्नेटिक का कहां पे फॉर्मूला, एक्सिस पर, एक्सिस के किसी पॉइंट पर, पॉइंट पर, और ये लूप इतना छोटा है, ये लूप देखो इधर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला। बताओ बच्चों, ये लूप इतना छोटा है कि इस जगह पर ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक पॉइंट, और उस पॉइंट पे मैग्नेटिक हम पता कर लेंगे B1 किसका, इसका, और उसके बाद S2 एरिया किसका, इसका, वो कितना, ए स्क्वायर। और बताओ cos थीटा कितना, क्योंकि उसका फील्ड B1 इधर जाएगा नहीं जाएगा बच्चों इधर, और इसका एरिया इधर जाएगा नहीं जाएगा। एंगल देखो ध्यान से, ये स्क्वायर लूप है, ये स्क्वायर लूप है, इसमें ये S2 एरिया अटर परपेंडिकुलर होता है हमेशा, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है एरिया अटर, और मैग्नेटिक फील्ड B1 इधर होगा, तो एंगल दोनों में कितना हो गया, 45। यहां कितना, और I1 किसमें हम अपनी मर्जी से फ्लो कराएंगे, बिगर वाले में हम अपनी मर्जी से क्या फ्लो कराएंगे, I1। बस अब इस I1 का यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लिखें, यही चाहिए, और बाकी बस वैल्यूज पुटनी है। लेकिन आपको B1 पता है या नहीं है, बोलो क्या फॉर्म होता है, म्यू नॉट N I अपॉन 2R।
ये फॉर्मूला होता है, बोलो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2। मैंने कहा था ऐसे याद करना इजी रहता है। आर कौन सी डिस्टेंस होती है बताओ बच्चों? आर ये वाली। इससे लिखना, इससे कैलकुलेशन इजी होती है। देखो मैं आपको चीज समझाता हूं। जब आप यहां लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो x की वैल्यू रखोगे √3r, फिर r फिर वो पावर 3/2 में। कई बार बच्चे में देखता हूं थोड़ा कंफ्यूज होता है। उससे बढ़िया पहले क्या निकाल लो? r। बोलो r कितना? बहुत ही सिंपल है, बोलो r √3, √3 प्लस 1, √3 प्लस नहीं √3 का स्क्वायर प्लस 1, बोलो कितना? 4 का स्क्वायर रूट। तो ये कितना हो गया? अब इजी है कि नहीं है रखना? r की सिर्फ कितनी पुटनी है? 2r। ये निकालो, फिर यहां रखो, ये सब वैल्यू रखो, आंसर निकालो। चलो बोला नहीं आंसर बेटा जब मैं पूछा तो मैंने। इधर उधर मत देखो, चुपचाप मत बैठो, जो बोला है वो करो। यहाँ वैल्यू आर की मैंने बता रखी है, सारी वैल्यूज वहां पे फिर रखो, एंगल में सब दिए हुए हैं, सॉल्व करो उसको। म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2r का क्यूब। ऐसा करने से कितना हो जाएगा? 8 इंटू 2, है ना बच्चों? अब यहां पर आते हैं, हो जाए शुरू। m इज इक्वल एन टू कितना? 1 म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन I1। हाँ I1, n तो 1 हो गया, n 1 कर दो, n को 1 कर दो। n को क्यों लिखा है? n कितना बच्चों? 1। और यहाँ I1 करेंगे क्योंकि फर्स्ट वाला है ना बच्चों, I1 करेंगे। I1 आर स्क्वायर अपॉन कितना हो गया ये? 16r क्यूब इंटू a स्क्वायर इंटू 1/√2 अपॉन I1। आंसर का फॉर्मूला बोलो बच्चों। म्यू नॉट, म्यू I1 कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट a स्क्वायर अपॉन 16√2। देख लो वापस, देखो किसका स्क्वायर अपॉन किसका? बड़ू का स्क्वायर, छोटू का स्क्वायर अपॉन बड़ू, प्रोपोर्शनलिटी हमेशा फिक्स्ड, ऐसे ही करना है। इसका फायदा ये हो सकता है कि हो सकता है 4 ऑप्शंस म्यू नॉट ए अपॉन होता है, कई बार ऐसे चेंज करते हैं लोग, 16√2 आर स्क्वायर कर दे। तो अगर एम पूछ रहे हैं, मैं आपसे फिर बोल रहा हूं बच्चों, एम पूछ रहे हैं तो पूरा कैलकुलेट करने से पहले एक बार क्या चेक कर लेना, ऑप्शन तो वही होगा जो छोटू का स्क्वायर अपॉन बड़ू। अब अगर दो छोटू स्क्वायर अपॉन बड़ू हो जाए तो फिर कैलकुलेट करना शुरू करना, अदरवाइज हो सकता है सीधे ही क्या हो जाए, छोटू का स्क्वायर अपॉन क्या मिल जाए? बड़ू। नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर, देखो बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स
in primary and secondary coils are 100 and 200 respectively. Now turns in primary and secondary coils are 100 and 200 respectively. When a current of 4 ampere, when a current of 4 ampere flows through the primary coil, when a current of 4 ampere flows through the primary coil, then flux through the coils are 12 into 10 to the power minus 4 Weber and 9 into 10 minus 4 Weber respectively. Then find mutual inductance between the coils. Then find mutual inductance between the coils. क्वेश्चन रीड करते करते जाओ, उसमें नीचे ये लिखते जाओ कि कौन सा, बस उसमें साथ में मतलब दिमाग में रखो क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, क्या क्या दिया हुआ देखते जाओ बस. कितना आया? 2.06 05 0.06. हाँ बच्चों, एक एक करके बोलो. N1 कितना है, जल्दी बोलो. बोलो. N2 कितना है? 200. और 5 1 कितना है? बोलो. 12 into 10 power minus 4. 5 2 कितना है? 9 into 10 power minus. और प्राइमरी कॉइल में करंट कितना है? I1 4 एम्पियर. निकाला किसी ने? आया किसी का आंसर? इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी, घर जाके ट्राई करना बच्चों. ये सॉल्व हो गया. इधर देखो, इधर बच्चों ध्यान से देखो. सही क्वेश्चन, इतना शानदार क्वेश्चन है, सही कह रहा हूँ, गजब क्या मतलब मजेदार क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन बड़े अच्छे लगते हैं. इतनी बड़ी रामायण गा रखी है. सुनो देखो बच्चों ध्यान से. और पूछा कुछ भी नहीं अगर देखा जाए तो, क्योंकि m का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बताओ. phi 2 अपॉन I1. phi 2 अपॉन I1. सर नंबर ऑफ टर्न्स तब काम आते. देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? फ्लक्स थ्रू द, जल्दी बोलो, क्वेश्चन में क्या बोला है? फ्लक्स थ्रू द कॉइल्स. यानी कॉइल से जाने वाला पूरा फ्लक्स दे रखा है. हाँ, अगर ये बोलता, सुनो बच्चों एक भी ध्यान से, कब कैसे यूज करना डेटा. अगर वो क्वेश्चन में ये बोलता कि फ्लक्स थ्रू वन टर्न ऑफ द कॉइल्स इज दिस, तो फिर क्या करना पड़ता? तो कॉइल से फ्लक्स निकालने के लिए फिर इन नंबर टर्न से इनको क्या कर दे? मल्टीप्लाई. इससे इसको मल्टीप्लाई करते, समझ रहे हो बच्चों? उसके बाद लेकिन इसने सीधा ही क्या दे रखा है? फ्लक्स थ्रू द कॉइल. ये इतना सा कॉन्सेप्ट है आज की सभा. अभी तक कौन सा बिगिनर वॉस कौन सा दे रखा है? 6 ट्राई कर लेना, क्योंकि कुछ हो जाएंगे कुछ नहीं होंगे.
बिगिनर बॉक्स नंबर 6 ट्राई कर लेना, कल डिस्कस नहीं करूंगा, करूंगा तो परसों।